Assalamualaikum, this is Muhammad Daniel and you are watching my channel concept.com. Basically, it's our third lecture from the lecture series of Statics and Dynamics, Engineering Mechanics. तो हमने जो लेक्चर 1 में चीज़ें डिस्कस करी थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि उसमें हमने ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करे थे जो यूजुअली हर स्टूडेंट को जिसमें मसला हो रहा होता है। तो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी इन चीज़ों का पता है कि एक स्टूडेंट किस चीज़ में ज़्यादा फंस सकता है। तो उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करे थे, एग्जांपल्स, क्लास वर्क था वो बेसिकली जो एनईडी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स आपको फॉलो कराते हैं प्रॉब्लम्स वो मैं डिस्कस करी थी हमने। अब जो है हम कार्टेशियन वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं 3D सिस्टम। ये 3D सिस्टम है, यानी आपने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी थी फोर्सेस वगैरह वो सब एक प्लेन पर थी 2D सिस्टम में, एक्स या वाई। एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल शो करते थे, उसमें वाई एक्सिस को हम वर्टिकल शो करते थे। लेकिन अब जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ना उसमें आपको ये मैंने एक्सिस यहाँ पे शो करा है तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सेस है, तो आपको यही इसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पूरी बुक में आरसी ब्लर में यही फॉलो कराया गया है। तो अब इसको हम ना राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये राइट हैंडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जब अपने इस तरीके से अपने राइट हैंड को आप एक्स इस तरीके से रखें या आप किसी भी तरीके से और रखें यूँ, आप अपनी फिंगर्स को जब कर्व करेंगे ना तो आपको पहले एक्स एक्सिस थी, अब वाई एक्सिस आ गई, एंड देन जो आपका जब मुट्ठी बंध जाएगी तो आपको जो थंब शो कर रहा होगा डायरेक्शन वो आपके जेड एक्सिस को डायरेक्शन शो कर रहा होगा। तो ये इस तरीके से एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करा है, तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ये एक पेज पर है, लेकिन ये पेज पर नहीं है। इसकी जो प्रोजेक्शंस दिखाई हैं ना ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये वेक्टर जो है स्पेस में है, यानी 3D सिस्टम में है। ये बेसिकली इस तरीके से एक वेक्टर स्पेस में है, यानी ना ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ना ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ना ये जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक्सेस से सर्टेन एंगल बना रहा है। तो हमने इस वीडियो में ये देखना है कि हम किस तरीके से वो एंगल्स फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें हम देखते थे कि एक वेक्टर, अगर हम इस वेक्टर को ए नाम दे दें तो इस वेक्टर की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और अब यहाँ पे जो हम एक और एक्सिस के एडिशन हो गया है, तो यहाँ पे एक और एक्सिस के कंपोनेंट इसमें इसका जो कंपोनेंट होंगे वो अब 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो इसमें ए जेड का भी इजाफा हो जाएगा, ए जेड के। अच्छा, ये ए आई जे के जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पे इनमें कैप्स नहीं लगाए हैं क्योंकि आर सी ब्लर में आपके कैप यूनिट वेक्टर के जो सिर्फ स्मॉल सिंबल से शो कर दिया गया है, इसमें कैप लगा के नहीं दिखाया गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पे वेक्टर दिखाया गया तो इसको थोड़ा सा हमें बोल्ड बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको बताया था कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको सिंपल इटैलिक फॉर्म में लिख देते हैं, और हम वेक्टर की बात कर रहे होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहे थे तो हम इसको बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी इसमें हमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ बोल्ड करके दिखा देंगे तो भी हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये वेक्टर है। अच्छा, अब जो है हम इसका ज़ाहिर सी बात है हम वैसे मैग्नीट्यूड निकालते तो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते थे, तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट का हमारे को मैग्नीट्यूड मिल जाता था। अब इस बार जो है हमें इसका मैग्नीट्यूड जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और देन इनका अंडर रूट ले लेंगे। इसकी बाकायदा पूरी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी मैं चाहता तो करा सकता था, लेकिन उस डेरिवेशन का फ़ायदा नहीं है। आपको पता है जब हमें दो वेक्टर दो अगर इसके दो कंपोनेंट्स होते तो ये फार्मूला इस पे रिड्यूस हो जाता। इसके 3 कंपोनेंट है तो यहाँ पे ए जेड बी का इजाफा हो गया सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हमारे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, अब हम डायरेक्शन की अगर बात करें ना तो हम उस नॉर्मल प्रॉब्लम्स में तो हम एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम शो कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस तो नहीं है। यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के एंगल बता भी दें तो हमें बाकी एक दोनों एक्सिस से एंगल भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो एंगल्स हैं उनको हम जो है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ये वेक्टर एक्स एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, सर्टेन एंगल। तो इस एंगल को हम जो है ना एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हमेशा अल्फ़ा कह देते हैं। और जो ये वेक्टर वाई एक्सिस से भी सर्टेन एंगल बना रहा है तो इस एंगल को जो है हम यहाँ पे बीटा कह देते हैं। और जो ये वेक्टर जो है जेड एक्सिस से भी एंगल बना रहा है
तो इस वेक्टर को हम गैमा कह देते हैं। तो ये हमारे 3 एंगल हमारे को मिल गए। तो ये हम इन एंगल्स को जो है ना डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम में कोई ये मेंशन करके दे के फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, तो आपने सिंपल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो है आप बेसिकली अगर देखें ये ट्रायंगल्स बना रहे हैं, तो हम उन ट्रायंगल्स में अगर हम वैल्यूज़ निकालें तो ये अगर यहाँ पे देखें इस वेक्टर के हेड से मैंने इस पे जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया है, तो ये 90 डिग्री बन गया। हमने देखा था कि जिस साइड 2 एंगल आते हैं वहाँ पे हम कॉस कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका इस जेड एक्सिस पे क्या कंपोनेंट आएगा? ए जेड क्या होगा यहाँ पे? ए कॉस, ये वाला एंगल यहाँ पे गैमा नाम है इसका, तो गैमा नाम दे दिया। तो अब हम इसको अगर कॉस गैमा पे अरेंज कर लें तो एक कॉस गैमा किसके बराबर हो जाएगा? ए जेड डिवाइडेड बाय ए। सही। अब अगर हम एक्स एक्सिस की भी बात करें तो एक्स एक्सिस पे भी जो है ना ये सर्टेन एंगल बना रहा होगा। तो हम वो ये तो क्योंकि स्पेस में तो मैं शो नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी सिंपली हम जब उसमें फाइंड आउट करेंगे तो ए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए कॉस अल्फ़ा। तो हम इसको कॉस अल्फ़ा पे अरेंज कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली अगर हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए कॉस बीटा। तो हम उसको अरेंज कर लेंगे अगर कॉस बीटा पे, तो हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। तो ये जो हमारे फार्मूलाज बने हैं 3, ये फार्मूला, ये कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा का फार्मूला, इन फार्मूलाज से हम जो है ना इन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। इनका कॉस का कॉस को इधर लाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो हम जेड कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस गैमा मिल जाएगा। सिमिलरली एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा की वैल्यू मिलेगी। इससे हम जो है ना अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, सबकी मिसकंसेप्शन ये होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम अल्फ़ा बीटा गैमा यूजुअली बोल रहे होते थे, लेकिन यहाँ ये एंगल्स ट्रायंगल के एंगल्स को शो नहीं कर रहे हैं, तो इनका सम कभी भी 180 नहीं होगा। सही। अच्छा, एक और चीज़ थी कि क्योंकि हमने ये फार्मूला देखा है तो ये फार्मूला भी ड्राइव हुआ था। तो अगर हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो स्क्वायरिंग करके हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब हम अगर दो बोथ साइड्स जो है ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब इनको मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स स्क्वायर में तो हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दी। अब हमने जैसा कि ये हमने यहाँ से ड्राइव करा था कि ए एक्स अपॉन ए क्या होता है? कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे से 1 की वैल्यू यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मैं कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ इसकी जगह। अब कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर होगा तो बेसिकली इस तरीके से हम एंगल के पर नहीं शो करते थे। हम यहाँ कॉस के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जब स्क्वायर लेते हैं तो हम सिंपल कॉस के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में एंगल्स लिखते हैं, हम इस तरीके से शो करते हैं। ये तो आपने इंटर में ये चीज़ें तो पता डिस्कस कर ली जाती हैं, तो ये तो सबको ही पता होगा। तो अब ए वाई अपॉन ए की जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कॉस बीटा। तो यहाँ पे कॉस बीटा का कॉस स्क्वायर बीटा, देन ए जेड अपॉन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर गैमा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये अगर आपको 2 एंगल्स गिवन है तो आप इस 2 एंगल की वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से तीसरा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, गैमा या सिमिलरली कोई भी एंगल। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये 3 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैंने यहाँ ड्राइव भी करा दिए हैं डायरेक्टली। तो आपको इसमें इन चीज़ों से आप जो है ना अब यहाँ पे आगे सोल्व आउट कर रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है हमें यूनिट वेक्टर भी मालूम करना पड़ सकता है, और ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इस यूनिट वेक्टर यूजेज हो रहा होता है। तो यूनिट वेक्टर इन 3D सिस्टम हमें जब कैलकुलेट करना होगा, वैसे हमें पता है जनरली यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
अब यहाँ पे हमें पता है वेक्टर को हम कार्टेशियन वेक्टर में हम इस तरह से लिखते हैं, तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। नीचे वाले इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं इसका, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे अब सारे मैग्नीट्यूड की टर्म्स में आ गए। हम इसको एलसीएम ब्रेक करके लिख लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से एलसीएम ब्रेक करके लिख लिया। अब हम इसको जो है हमें क्योंकि पता है ए एक्स अपॉन ए क्या होता है, हमने अभी डिस्कस कर रहा था कि ये कॉस अल्फ़ा होता है। तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया हमारा। उसके बाद आई प्लस ए वाई अपॉन ए क्या होता है, कॉस बीटा जे प्लस ए जेड अपॉन ए क्या होता है, कॉस गैमा। तो इसके साथ के आ गया। ये बेसिकली अल्फ़ा इसका एंगल है, बीटा कॉस का एंगल है, गैमा इसका एंगल है, और के आई जे के जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अब हमें इससे पता चल गया, अगर हमें कॉस यूनिट वेक्टर मालूम करना है और हमें तीनों एंगल्स पता है तो हम डायरेक्टली भी इससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे उसमें भी हेल्पफुल होगा। फर्दरमोर हम इस ये इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं आगे हम न्यूमेरिकल्स में कहीं पर। अब हमें एक और चीज़ पता है कि क्योंकि हाँ ये यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब अगर हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ डिवाइड जो हो रहा है ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ए को कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा से। तो हमारा जो है ये बन जाएगा ए कॉस अल्फ़ा आई प्लस ए कॉस बीटा जे प्लस ए कॉस गैमा के। तो इस तरीके से भी हमें पता लग गया कि ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे। अब हम अगर हम इस इक्वेशन को जो है ये वाली इक्वेशन से जो है हम कंपेयर करें तो देखें आई यूनिट वेक्टर आई कंपोनेंट इसमें भी ये है, एक्स कंपोनेंट बेसिकली इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें ए कॉस अल्फ़ा मिल रही है, ए वाई की वैल्यू ए कॉस बीटा मिल रही है, ए जेड की वैल्यू हमें ए कॉस गैमा मिल रही है। यानी हमें अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल्स पता है तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करके हम डायरेक्टली वेक्टर को कार्टेशियन वेक्टर में लिख सकते हैं। ये फॉर्म जो है कार्टेशियन वेक्टर है, जहाँ जब भी हम आई जे के साथ में शो कर रहे होते हैं तो हम इस फॉर्म को कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अब हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन कार्टेशियन वेक्टर से रिलेटेड। ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है ना स्टैटिक्स में, पूरी आपको शायद स्टैटिक्स के पूरे सब कोर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो इस तरह के क्वेश्चन में होती है कि जब आपको एंगल ना एक्स एक्सिस से गिवन होता है ना वाई ना जेड। ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम बेसिकली पहले देख लेते हैं कह क्या रहा है। एक्सप्रेस द फोर्स एफ एस कार्टेशियन वेक्टर एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फॉर दिस फोर्स। ये जो फोर्स है ना इसको हम ये जो फोर्स आपको दिख रही है ये फोर्स को हम इसका मैग्नीट्यूड हमें 800 न्यूटन गिवन है, तो इसको हमें कार्टेशियन वेक्टर में दिखाना है और इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यानी अल्फ़ा बीटा गैमा, इसका एंगल एक्स एक्सिस से, इसका एंगल वाई एक्सिस से, इसका एंगल जेड एक्सिस से मालूम करना है। तो पहले तो हम इसके कार्टेशियन वेक्टर मालूम कर लेते हैं इस फोर्स का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, वाई कंपोनेंट की वैल्यू और जेड कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखें ये हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है ये फोर्स, लेकिन अच्छा वाई एक्सिस को हम अगर थोड़ा आगे एक्सटेंड करें फर्दर तो ये यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस होगी, तो ये यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव साइड पे टिल्ट हुआ हुआ है और एक्स एक्सिस पे थोड़ा आगे है, जेड एक्सिस पे थोड़ा ऊपर है। तो जेड और एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होंगी, इसमें वाई कंपोनेंट इसका जो है ना नेगेटिव आएगा। तो अच्छा यहाँ पे जो है ना हमें ये देखें ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके हमें कितने कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। इसकी जो इसका जो ये प्रोजेक्शन है ना ये हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। ये जो प्रोजेक्शन गिवन है तो ये जेड एक्सिस पे जाके मिल रही है, एक प्रोजेक्शन इससे जेड पे गिर रही है, तो यानी इसका जेड कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। दूसरी प्रोजेक्शन जो इसकी गिर रही है ना ये देखें कहाँ गिर रही है, ना ये एक्स एक्सिस पे गिर रही है ना ये वाई एक्सिस पे गिर रही है, बल्कि ये इन दोनों के बीच के प्लेन, इन दोनों के प्लेन के ऊपर गिर रही है बीच में कहीं पर। तो ये जब ऐसी कोई कंडीशन होगी ना तो इसका मतलब है हमें एक्स कंपोनेंट भी इसमें फाइंड आउट करना है, वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। और ये आप इससे भी देख सकते हैं फर्दर ये लाइन फिर जा रही है एक एक्स एक्सिस पे, एक लाइन जा रही है वाई एक्सिस पे। तो ये जो है ना हमें इससे पता चल जाएगा हमें इसके तीनों कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। तो हमें ये एंगल जो गिवन है ना 60 डिग्री, ये यहाँ से वेक्टर का जो है इस प्लेन से गिवन है। ये एक्स एक्सिस से एंगल नहीं है 60 डिग्री, ना ये वाई एक्सिस से, इस प्लेन से है। और जो ये 45 डिग्री जो है ना एंगल, ये एक्स एक्सिस का एंगल है इस बीच वाली लाइन से।
इसके जो प्लेन की जो मिड लाइन है ये इस लाइन से गिवन है 45 डिग्री। अब हम देखते हैं ये क्या है खिचड़ी, इस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कोई इजी न्यूमेरिकल है ये, इसमें बच्चे भी वजह कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ना एक्स वाई जेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू के लिए जो है ना हमें पता है, देखें ये फोर्स है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल बन रहा है बीच वाला जो मिड प्लेन पे जो ये आके प्रोजेक्शन गिर रही है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है ऑब्वियसली, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है तो इस साइड ये एंगल भी गिवन है हमें 60 डिग्री। तो यहाँ दो एंगल गिवन है, तो ये जिस साइड दो एंगल होते हैं वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट आता है। तो सबसे पहले तो हम 100 कॉस 60 कर देते हैं, 100 कॉस 60। अब यहाँ पे तो आ गए हमने जब इसकी प्रोजेक्शन ली, अब cos 60 से 100 को cos 60 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी ये हमें ये वाले इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, ये इसका जो प्रोजेक्शन है। लेकिन ये प्रोजेक्शन x की वैल्यू प्रोजेक्शन नहीं है, x पे प्रोजेक्शन तो हमें ये वाली प्रोजेक्शन मिलेगी ना। तो हमें इसको फर्दर जो है ना, हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री, ये इसीलिए गिवन है कि हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके इसको प्रोजेक्शन जो हमें ये प्रोजेक्शन मिली इसको हम यहाँ पे ले आएँ, ये वाली प्रोजेक्शन मालूम करनी है। तो हम फर्दर इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अब हम देखें साइन 45 मल्टीप्लाई करें या कोस 45 मल्टीप्लाई करें, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ से प्रोजेक्शन गिरी, अब ये वाले ट्राइंगल को आप कंसिडर करें, ये साइन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये दो एंगल है, तो यानी कोस 45 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो है ना हमें अब जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू इससे मिलेगी। फर्दर एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं, मे बी आपको कन्फ्यूजन हो। ये वेक्टर हमें गिवन था, हमने इसको cos 60 से मल्टीप्लाई करा तो हमें ये प्लेन के ऊपर आ गया, इसकी प्रोजेक्शन इसका कंपोनेंट जो प्लेन पर है ना वो मिला है। लेकिन हमें एक्स कंपोनेंट नहीं मिला इसका, ना वाई कंपोनेंट मिला है, ये बीच में कहीं पर आया है। तो हमें ये एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको cos 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें ये वाला कंपोनेंट मिल जाए। तो इसलिए हमने फ़र्दर इसको cos 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोग स्टूडेंट्स को, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये इजी चीज़ है। तो अब हम सिमिलरली अब जो है ना इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे को एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम एफ़ वाई की वैल्यू देख लेते हैं। एफ़ वाई की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें एफ़ वाई कहाँ पे मिलेगा इसके, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइड पे कंपोनेंट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो यहाँ तक के होगा ना ओरिजिन से ये वाला, तो ये एफ़ वाई होगा। तो ये इसके लिए कौन से प्लेन पर है, ये नीचे वाले प्लेन पर है ना। तो हमें इस प्लेन पे तो आना पड़ेगा पहले, हम स्पेस से हम पहले इस प्लेन पर आएंगे फिर ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, सही है। हमने 100 को अगेन जो है ना cos 60 से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा, हमें नीचे आना है प्लेन पर y कंपोनेंट के लिए, नीचे आ गए हम cos 60 से मल्टीप्लाई करके। अब जो है ना हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नीचे तो आ गए। अब ये वाला ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला कंपोनेंट एफ वाई है, यहाँ से अब हमें यहाँ पे जाना है। लेकिन अच्छा ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो इतना यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये और ये सेम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम है, सेम वैल्यू होगी इसकी। तो हम अगर इस ट्रायंगल के अंदर से देखें तो भी हमारे को ये वाले कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये माइनस में। अच्छा यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वाई की साइड है, सही है, ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा। अब हम यहाँ पे तो आ गए थे cos 60 से, हमें ये वाली कंपोनेंट मार्क करना है। इस ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री था, तो यहाँ पे बेस थी ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे क्या होता है साइन कंपोनेंट, तो यानी साइन 45 हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइन 45 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्दर इसको, तो हमें पूरा एफ वाई कंपोनेंट मिल गया। इस चीज़ को अगेन आप वाच कर लीजिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं। अच्छा अब हमें एफ़ जेड भी मालूम करना है। एफ़ जेड तो देखें आप जो है ना डायरेक्टली इस प्लेन पर आ सकते हैं, ये एंगल हमें अगर पता चल जाए या ये एंगल नहीं भी पता है हमें क्या एफ़ जेड कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये वाला एफ़ जेड कंपोनेंट होगा, ये एफ़ जेड होगा। तो एफ़ जेड ये हो या ये हो, ये कि इतने इसकी इसकी जो लेंथ है वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा, क्योंकि इसकी हाइट दोनों की सेम है, ये डायरेक्टली प्रोजेक्शन गिराई है यहाँ से। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल को देखें तो उसमें से भी हमें ये हाइट मिल सकती है, ये हाइट और ये हाइट सेम है। तो हम इसमें जो ट्रायंगल में ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, तो ये क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये इसका क्या होगा परपेंडिकुलर। तो यानी इस बार हम जो है ना एफ जेड मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 100 इसको साइन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगी, इसकी हाइट 100 साइन 60। तो हमने 100 साइन 60 कर दिया।
अब हमें फर्दर कोई और चीज़ इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है ना ये एंगल जो है ये इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे सेम ही है, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली या यहाँ पे कर ली, एक ही बात थी। लेकिन जब हम एक्स कंपोनेंट पे आए थे तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी ये लार्ज होगी, और ये जो कंपोनेंट होगा ये थोड़ा स्मॉल होगा। आप अब ऐसे भी कैलकुलेट करके देखेंगे, 100 को 60 की वैल्यू जब आएगी तो वो लार्ज होगी। देन आप जब उसको cos 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो वैल्यू जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको बज़ाहिर दिख रहा है कि ये इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये इसके डायगोनल है। सही है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके लिख दी हैं एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड कंपोनेंट्स की। तो अब हम जो है ना, हमें मालूम क्या करना था, कार्टेशियन वेक्टर। तो हमें पता है, क्योंकि सिंस वी नो दैट कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं हम, किसी भी फोर्स को उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, 35.4। उसके साथ क्या लिखते थे, आई यूनिट वेक्टर। फिर वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, -35.4। उसके साथ हम क्या लिखते थे, जे यूनिट वेक्टर। देन जेड कंपोनेंट की वैल्यू, क्योंकि इसकी साइन प्लस है तो 86.6। अब जेड कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो ये हमारी जो फोर्स आ गई ना, ये हमारी आ गई कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में फोर्स। तो यही हमें फाइंड आउट करने को बोला था फर्स्ट पार्ट में। अब जो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो वो फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के लिए हमें पता है, हमें उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा इस फोर्स का, तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, देन वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, देन जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हम जो है, हमें इससे जो है ना इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो सिंपली हम जो है ना इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, वाई कंपोनेंट की वैल्यू, जेड कंपोनेंट की वैल्यू, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट 100 न्यूटन। तो अब हमें पता है, सिंस वी नो दैट, यहाँ पे कर लेता हूँ, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टोटल जो फोर्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसको हम अल्फ़ा पर अरेंज कर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करनी है, यानी एंगल्स मालूम करने हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, है ना। तो 35.4 डिवाइडेड बाय एफ़ की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन थी। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69.3 डिग्री। सिमिलरली हमें पता है कि कॉस बीटा किसके बराबर होता है, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ, एंड कॉस गैमा किसके बराबर होता है, एफ जेड डिवाइडेड बाई एफ। तो हम इसको भी अरेंज कर लेंगे सिंपली, तो हमारे पास यही इसी तरीके से आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस भी आ गई। अच्छा, यहाँ पे जब एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव में पुट करेंगे, क्योंकि एफ आई का जो है ना, अगर हम नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे तो हमारा एंगल जो है ना वो अलग आ रहा होगा। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यूज़ ही निकाल दी हैं। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, यानी कोसाइन मालूम करना था। कोस को हम कोसाइन भी कहते हैं, तो इनके एंगल्स की कोसाइन मालूम कर दी, यानी हमें सिर्फ कोस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी थी। जब आप 35.4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमें सिर्फ वो मालूम करना था, कोस अल्फ़ा की वैल्यू, कोस बीटा एंड कोस गैमा की। तो फर्दर यहाँ पे एंगल भी निकाल दिया, तो आप ये काम नहीं करिएगा अगर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है। हाँ, अगर डायरेक्शन एंगल्स हो ना तो आप अल्फ़ा बीटा गैमा की बात हो रही होती है। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो के हम लास्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2.9 है बुक की। तो इसमें हमें कह रहे हैं टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक F1 है, एक F2 है। हमें F1 के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल्स हमें गिवन है, अल्फ़ा ये भी गिवन है एक्स एक्सिस से, बीटा गिवन है वाई एक्सिस से, इस F1 का गैमा गिवन है जेड एक्सिस से। तो ये हमें इसके एंगल्स भी गिवन है, F1 का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। कह रहे हैं हमें कि F2 एंड डिटरमाइन द F2 एंड इट्स कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स, यानी अल्फ़ा बीटा गैमा फॉर F2, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स FR एक्ट्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस।
एफ आर जो एक्ट करेगी वो सिर्फ पॉजिटिव वाई के अलोंग एक्सिस करे, इसके एक्सिस के मतलब इसके ऊपर ही एक्ट कर रही होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 800 न्यूटन। उसका मैग्नीट्यूड भी हमें रिजल्टेंट का बता दिया, उन्होंने हमें डायरेक्शन भी बता दी कि सिर्फ एफ वाई पे एक्ट करेगी। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे हमें सिम्प्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एफ वन का हम जो है ना कार्टेशियन वेक्टर मालूम कर लेते हैं। अब कार्टेशियन वेक्टर क्यों मालूम करो वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये एफ वन है, इसका कार्टेशियन वेक्टर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि एफ वन कॉस अल्फ़ा आई प्लस एफ वन कॉस बीटा जे प्लस एफ वन कॉस गैमा के। तो ये फार्मूला याद है आप लोगों को। तो इसमें हम अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें इस एफ वन की वैल्यू हमारे को पता है 300 कॉस अल्फ़ा की क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल, एफ वन का एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री आई प्लस 300 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, प्लस 300 कॉस गैमा की वैल्यू हमें क्या है 120 डिग्री। ओके, तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको बोल्टेड फॉर्म में मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये जो है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में और ये वेक्टर है, तो इस वजह से। तो इसको हम इसका आंसर जो हमारा आएगा 212.1 आई, इसका प्लस 150 जे माइनस 150 के। तो ये जो हमारा आ गया एफ वन का कार्टेशियन वेक्टर आ गया। अब हमें एफ टू का कार्टेशियन वेक्टर, ऐसे एफ टू का हमें कार्टेशियन वेक्टर नहीं मालूम करते, हम एफ टू का तो हमारे को ना हमें मैग्नीट्यूड पता है ना हमें इसके डायरेक्शन एंगल्स पता हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि एफ आर का हम कार्टेशियन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्योंकि एफ आर का हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और हमें उसकी डायरेक्शन भी पता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 800, लेकिन इसका हमें ये भी बताया इन्होंने कि वाई एक्सिस के अलोंग कर रही है। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, यानी जे जो है जे कैप डायरेक्शन शो करता है ना यूनिट वेक्टर। तो जो वाई की डायरेक्शन है वही एफ आर की डायरेक्शन है, तो इस वजह से हम इसके साथ जे लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड पे तो हमने पॉजिटिव सिर्फ जे लिखा। तो यानी इस एफ रिजल्टेंट फोर्स में एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, के कंपोनेंट भी यानी जेड कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से ये सिर्फ हमारा ये आया है। तो यही हमारा जो है ना इसका कार्टेशियन वेक्टर तो यही होगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में जब हमारे पास वेक्टर हो ना, तो हम दो वेक्टर्स को इन दो वेक्टर, कार्टेशियन वेक्टर हमारा क्या शो कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। तो हम इस फोर्स में हमें इस कंडीशन में हमें जब इनका रिजल्टेंट मालूम करना हो ना दो फोर्स का, अगर दोनों फोर्सेस दोनों वेक्टर्स हमारे कार्टेशियन वेक्टर में हो तो हम इनको सिंपली डायरेक्टली ऐड करके इनका रिजल्टेंट मालूम कर लेते हैं। एफ टू का कार्टेशियन वेक्टर हम जनरली लिख लेते हैं, हमें वैसे तो नहीं पता है इसका कार्टेशियन वेक्टर क्या होगा, लेकिन हम इन जनरल सिंबल्स में ही एफ टू का कार्टेशियन वेक्टर लिख लेते हैं। कैसे होगा, एफ टू एक्स आई प्लस एफ टू से एफ टू एक्स एफ टू वाई जे प्लस एफ टू जेड के। सही। तो ये हमारे कार्टेशियन वेक्टर हम कह सकते हैं इसको कि ये जर्नली है। हमें वैल्यूज़ अगर हमने इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट की पुट करनी तो हमें एफ टू का भी कार्टेशियन वेक्टर मिल जाएगा। तो जर्नली ये है। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि जब हमें रिजल्टेंट मालूम करना हो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में सारे वेक्टर्स हों, तो हम रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं, डायरेक्टली इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे को रिजल्टेंट मिल जाता है। यानी हमें कोई इसमें फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो हमें ए प्लस बी करेंगे तो हमें इनका रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा क्योंकि इसमें सारी डायरेक्शन और एंगल सब मैग्नीट्यूड सब है। तो हमें पता है एफ आर का यहाँ पे 800 जे है। एफ वन क्या है हमारे पास, ये हम यहाँ से एफ वन लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे दोनों सारे वेक्टर्स लिख दिए। अब हम जो है ना यहाँ पे हमने इंटर में सारी सी बातें हमने सब इंटर करके आए हैं मैथ में। तो हम लोगों को पता है कि जो राइट साइड पे जो एक्स कंपोनेंट्स हैं सारे वो वाई साइड के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होंगे।
तो क्योंकि इन जो जब हम दो फोर्सेस को जो एक्स कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड करते हैं तभी हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलता है। यहाँ रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो, और इनका एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका F2x, इसका 212.1। तो हम इन दोनों को ऐड करके इसका ऐड करेंगे तो हमारे को ज़ीरो मिलेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो इसका आई कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट ज़ीरो। यहाँ पे क्या है हमारे पास 212.1, ज़ीरो आई है यहाँ पे, और ये आई प्लस F2x। ये समझ में आ रहा होगा होपफुली कि आपके कि हमने सिंपली आई कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया कि इन दोनों के एक्स आई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का आई मिलेगा। तो यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो आई आई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली 212.1 बचेगा प्लस F2x के लिए इसको हम उस साइड भेजेंगे तो हमारे को F2x की वैल्यू मिल जाएगी -212.1 न्यूटन। ये हमारे को मैग्नीट्यूड मिल गया इसके F2x का। अब सिंपली हम सिमिलरली जो है ना हम वाई कंपोनेंट्स के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वाई कंपोनेंट्स भी इनको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ इस बार रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट क्या है, 800J। और यहाँ पे जो इनके इसके दोनों फोर्सेस थी, इनके वाई कंपोनेंट्स क्या है, 150J, सॉरी 150J प्लस F2y। इसका तो हम जर्नली हमें पता नहीं है, यही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ से फिर अगेन जे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वाई 150 को हम जो है ना उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 माइनस 150। तो ये हमारा आएगा F2y के इक्वल। तो हमारा F2y की वैल्यू आ गई 650 न्यूटन। सिमिलरली हम जो है ना इसका जेड कंपोनेंट भी ज़ीरो है रिज़ल्ट इनका, तो हम ये भी इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे -50 प्लस F2z। तो ये हमारा अगेन के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सॉरी यहाँ जेड, ये तो F2z था, तो के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ये -150, इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास F2z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं सिंपली F2z इज इक्वल टू 150 न्यूटन। आप बस उसकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस दें कि देखें आपने करा क्या है। सिंपली यहाँ पे दोनों जो पोर्शंस थी उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट के इक्वेट कर दिया। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड के केस में भी। तो अब हमारे पास F2 के हमारे को एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट मिल गए। तो अब हम सिंपली जो है ना क्या करते हैं, हमारे को पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम F2 का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हम जो है ना जब इसको कैलकुलेट करेंगे इन सारे कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेट 700 न्यूटन। अब हमें पता है क्योंकि हमारे को इस रिजल्टेंट सॉरी F2 के हमारे को जो है ना डायरेक्शन एंगल्स मालूम करने थे। इसके तो हमने अल्फ़ा बीटा गैमा बोला था, तो इसको हम कह देते हैं बल्कि अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड गैमा 1। तो हम इसके जो एंगल्स होंगे उसको कह देंगे अल्फ़ा 2 बीटा 2 गैमा 2। सही है। तो हमें पता है सिंस वी नो दैट कॉस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू F2x डिवाइडेड बाय F2, cos β2 is equal to F2y divided by F2, cos gamma 2 is equal to F2z डिवाइडेड बाय F2। अब इससे सिंपली क्या करेंगे, हम cos को साइड भेजेंगे, cos इन्वर्स हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास gamma 2 की वैल्यू जो आ रही होगी वो आ रही होगी 108 डिग्री। सिमिलरली हम β2 γ2 भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली आंसर आ गए। अच्छा, यहाँ पे भी हम जब F2x निकाल रहे होंगे तो हम यहाँ पे माइनस में पुट करेंगे F2x की वैल्यू, तो हमारे पास जब ये एंगल बड़ा आ रहा है, जब हम इन कोस के इन्वर्स के अंदर जब माइनस का एंगल पुट करते हैं ना, तो माइनस की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे को एंगल बड़ा मिलता है। अच्छा, अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो F2 है उसका एक्स एक्सिस से सबसे ज़्यादा एंगल है, एक्स एक्सिस से बहुत दूर है वो, तो अल्फ़ा 2 सबकी वैल्यू सबसे बड़ी है।
वाई एक्सिस के सबसे करीब है, तो इस वजह से वाई बीटा टू की वैल्यू यानी इस वाले एंगल की वैल्यू सबसे छोटी है, गैमा टू की वैल्यू देन मॉडरेट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये बहुत ही कोई इसमें जो है ना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन चीज़ों में कि ये कैसे क्या होगा, तो ये परेशान कर रही होती हैं। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, तो इस वजह से वीडियो लंबी और ज़्यादा हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।